नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए क्या है, जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो सारे एलिमेंट्स की उनको एक सीरीज़ में अरेंज किया गया है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखिएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर अरेंज किया हुआ है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू किसके? SHE। जैसे मैंने कहा था कि विथ रिस्पेक्ट टू हम SHE कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया। क्या कहा मैंने? एक तो याद रखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हर एलिमेंट की उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो किस तरह के अरेंजमेंट है वो देखिए। यहाँ पर हमारे पास हम एक चार्ट बनाते हैं, रिएक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या होंगी वो यहाँ प्लेस करनी है। तीन चीज़ें लिखनी है आपने, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन और उसकी SRP उस एलिमेंट की। अब यहाँ सबसे पहले जो एलिमेंट आता है वो होता है लिथियम। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, SRP ले रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Li, ये तो होगी रिएक्शन। अब रिडक्शन हो रही है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी E0 ऑफ Li पॉजिटिव स्लैश Li, और इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एलिमेंट की आपको प्रैक्टिस करते करते स्टैंडर्ड वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो -3.05 वोल्ट ये इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ऐसे फिर हम आगे बढ़ते गए, कुछ एलिमेंट और लिखे, ठीक है। एक एलिमेंट लिखा जिंक, इसकी भी रिडक्शन लिया है, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिवन, इसकी E0 की वैल्यू वही रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, और इसकी जो E0 की वैल्यू होती है वो आती है -0.76, ठीक है। मतलब ऐसे चलते जाएंगे विथ इंक्रीजिंग। देखिए इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं आप। उसके बाद ऐसे करते करते आए तो बीच में पड़ेगा आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2, E0 H2 स्लैश हाफ H पॉजिटिव, और हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितनी होती है? 0। ये हमने अभी अज्यूम की थी जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर किया तब। उसके बाद फिर आगे ऐसे बढ़ते आए, नेक्स्ट आया कॉपर, Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Cu, E0 की इसकी वैल्यू देखी हमने कॉपर की, और इसकी वैल्यू आ रही है +0.34। अब प्लस हो गई है, हाइड्रोजन के बाद प्लस में, हाइड्रोजन से ऊपर माइनस में थी। और बड़े आगे आए, सिल्वर मिला, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन Ag, E0 Ag, इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट, ठीक है। एंड लास्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन किया, रिडक्शन हुई, E0 फॉर रिडक्शन, और इसकी वैल्यू 2.87। तो ये जो सीरीज़ आपकी बनी है, इस सीरीज़ में सबसे टॉप में लिथियम और सबसे बॉटम में फ्लोरीन होता है। लिथियम जो है इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इससे नेगेटिव और किसी एलिमेंट की नहीं हो सकती, जबकि फ्लोरीन जो है इसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव किसी की नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में आप जा रहे हैं, हमने कहा था इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज़्यादा E0 की वैल्यू होगा उतना ज़्यादा ईजिली एलिमेंट रिड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सबसे ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? फ्लोरीन। और सबसे लीस्ट जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की किसमें होती है? लिथियम में। लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज ईजिली करेगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं, जब इनको प्लेस किया गया तो हमने ये पाया भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और गेन करने का मतलब होता है रिडक्शन। वैल्यूज़ में आप टॉप टू बॉटम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन होती है कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज हो गई डाउन द ग्रुप। जैसे मैंने कहा फ्लोरीन जो है इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी है फॉर रिडक्शन की, लिथियम की लोवेस्ट है, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज होगी जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे। दूसरी चीज़, जब रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, तो टेंडेंसी टू
टेंडेंसी टू इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप आने पर। मतलब जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो टेंडेंसी इंक्रीज होगी किसकी, एक तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, दूसरा टेंडेंसी टू इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो है इस सीरीज़ को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ये पाया गया कि SRP की वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर कम हुई SRP की वैल्यू तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे लिथियम यहाँ पर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू SRP की 0.52 है, y की -3.03 है, z की -1.18 वोल्ट है। कहा है कि अरेंज दीज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में इनको हमने अरेंज करना है। अब अभी हमने देखा सीरीज़ में क्या है, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, y की है -3.03, मीन्स y इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल x जो है इसकी वैल्यू +0.52 है, मीन्स इट इज़ अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो y जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जबकि x स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते, इसका उल्टा भी कर सकते थे। अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा होता तो उल्टा निकाल लेते। तो बस आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, पॉजिटिव है मतलब ऑक्सीडाइजिंग। जितनी पॉजिटिव ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी नेगेटिव ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एलिमेंट। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ को जज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको E0 गिवन है Cr3 पॉजिटिव / Cr -0.74 वोल्ट, E0 फॉर Cr272 नेगेटिव Cr 1.33, E0 फॉर MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव 1.51, E0 फॉर Cl नेगेटिव 1.36। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है इसमें, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ Cr3 पॉजिटिव Cr मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। क्रोमियम में इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो +7 आता है, +1 में आपने बैलेंसिंग में इसको निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसका +7 इसका +3, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। MnO4 नेगेटिव में यहाँ पे क्या आ जाएगा, +7, यहाँ +2, यहाँ भी रिडक्शन हो रही है, 0 -1 यहाँ भी रिडक्शन हो रही है। तो सभी आपको जो वैल्यूज़ गिवन है वो दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, अभी हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें बात की, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, E0 MnO4 Mn2 पॉजिटिव 1.51, बाकी 1.3 है, माइनस में 1.36 है। तो हाईएस्ट इसकी है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू 1.51 है। लेकिन अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, उसमें ये पूछा गया था, ऑप्शन जो दिए थे उस ऑप्शन में Mn2 पॉजिटिव अलग से लिखा था, MnO4 नेगेटिव अलग से लिखा था। मतलब आपको बताना था कि इनमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए अभी हमने बात की Mn जो है, इसमें MnO4 नेगेटिव में Mn पे +7 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये गेन करेगा। गेन कब करेगा, जब ये वाला Mn लूज करेगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपका MnO4 नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखिए MnO4 नेगेटिव और 5 इलेक्ट्रॉन गेन के Mn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए Mn7 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। देखिए हम भी पहले भी कर चुके हैं स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो हमें पता है कि E0 सेल अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। E0 सेल अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा G नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होती है। अब E0 सेल क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये होता है। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, अगर इसको आपको पॉजिटिव रखना है E0 सेल को, तो ऑब्वियसली E0 ऑफ कैथोड ग्रेटर होना चाहिए, मतलब E0 ऑफ कैथोड ग्रेटर देन E0 ऑफ एनोड होगा। तो अगर कैथोड मतलब जो है ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एनोड से, इसकी E0 की वैल्यू ग्रेटर होगी इससे। मतलब सीरीज़ की हम बात करें तो कैथोड जो है हमेशा नीचे होगा, एनोड ऊपर वाला।
जैसे आप सीरीज़ अभी हमने बात की थी, यहाँ पर सीरीज़ है, आपके पास मान लो जिंक और कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर कैथोड होगा, जिंक एनोड होगा, ठीक है। तो सीरीज़ में जो नीचे होता है उसको हम बनाते हैं कैथोड, और जो ऊपर प्लेस से आता है उसे बनाते हैं एनोड बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह से यह चीज़ है। उसके बाद जैसे एक कोई भी आपने बड़े क्वेश्चन इस तरह किए हैं, मेटल अबव द डिस्प्लेसमेंट, मेटल अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द मिनरल एसिड, मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब आप उनको मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक से रिएक्ट करवाया तो जिंक हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये रिएक्शन होगी Zn4 + H2। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब एनोड है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, मतलब कैथोड है, ठीक है। तो जो भी इसलिए तभी ये रिएक्शन होगी अगर वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव होंगे, क्योंकि विलय होंगे उनकी तो क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो इस वजह से उनको रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, इसलिए उनको हम एज अ एनोड यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से मतलब हमारे हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करते हैं अगर हम इनको अबव द सीरीज प्लेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है बेटा, वो है कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। अब देखिए कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज क्या होती हैं। एक्चुअली जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल, इसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वही सेल हैं जिनको हम यहाँ पर कमर्शियल सेल का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे आप रिमोट में सेल लगाते हैं, पेंसिल सेल, या जो वॉल क्लॉक होती है उसमें लगाते हैं पेंसिल सेल, वो सेल जो है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है, इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उन्हें सेल कहते हैं, कमर्शियल सेल कहते हैं। जगह जगह हम यूज़ करते हैं, आपने देखो छोटे एक बटन सेल आते हैं जो उसमें यूज़ होते हैं, आपके कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं, या हैंड वॉश में हम जो घड़ी हाथ में लगाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स होती है उसमें यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होते हैं, तरह तरह के सेल आते हैं, ठीक है। ये अच्छा, जब कई सारे सेल सीरीज़ में लगा दिए जाएं तो उसे ही बैटरी कहते हैं। जब कई सारे सेल सीरीज़ में लगा दिए जाएं तो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। जैसे आपके पास जो ये है घर में आप यूज़ करते हो आपका इन्वर्टर, इस इन्वर्टर की बैटरी में इस 12 वोल्ट की बैटरी होती है, इसके अंदर जो है हमारे पास कई सारे मतलब सीरीज़ में सेल लगे होते हैं, तो 6 सेल होते हैं, इसलिए वो 12 वोल्ट की बैटरी फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। अब ये सेल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते बाय रिवर्सिंग द करंट। जैसे पेंसिल सेल की मैंने बात की, उस सेल को हम एक बार यूज़ करेंगे, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको उसको क्या करना होगा, थ्रो करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें रिएक्शन रिवर्स कराकर चार्जिंग नहीं पॉसिबल है। या जो हियरिंग एड्स में सेल यूज़ करते हैं, ये सारे सेल ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, तो जो सेल रिचार्ज नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के दो एग्जाम्पल्स हमने करने हैं। पहला प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल। देखिए इसमें जो ये आपके सेल्स हैं, इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी यूज़ की गई है, उसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला सेल है ड्राई सेल। ये ड्राई सेल वही सेल है जो आप पेंसिल उसमें रिमोट में यूज़ करते हैं या वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं। इस ड्राई सेल में एनोड होता है जिंक कंटेनर। जो जिंक है, बाहर आपने देखा होगा स्टील जैसा लगता है, वो एक्चुअली स्टील में जिंक होता है। जिंक का कंटेनर जो होता है, इसमें सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं एज अ एनोड। और उसमें बीच में ग्रेफाइट की पतली सी रॉड होती है, पेंसिल सी रॉड होती है, उसको यूज़ करते हैं एज अ कैथोड, ग्रेफाइट को एज अ कैथोड यूज़ करते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट ऑफ MnO2, ZnCl2, NH4Cl एंड कार्बन, इनके मिक्सचर का पेस्ट होता है। मतलब कार्बन की रॉड जो मिडिल में है और जो आपका वो है जिंक कंटेनर है, इसके बीच में जो पेस्ट होता है वो इन मटेरियल का होता है, उसको यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जिसके थ्रू आयंस फ्लो होते हैं। अब इसकी वोल्टेज कैपेसिटी जो होती है इस सेल की,
वो होती है 1.5 वोल्ट। ये है इसकी वोल्टेज कैपेसिटी 1.5 वोल्ट होती है ड्राई सेल की। अच्छा, ड्राई सेल में एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए तो मैंने क्या कहा आपसे, आपको सभी सेल में एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कैपेसिटी और रिएक्शंस याद रखनी है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस भी याद रखनी है। ड्राई सेल जो है इसके साथ एक ये कहा जाता है कि जब इसको यूज़ ना कर रहे हो तो इसको निकाल के, मतलब जैसे हमारे टॉर्च में आपने बटन सेल लगाया, आपने टॉर्च यूज़ की, लेकिन आजकल जैसे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो सेल उसमें लगा नहीं रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये सेल जो है लीक कर जाते हैं। तो ये लीक क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो NH4Cl होता है वो एसिडिक होने की वजह से जिंक को कोरोड कर देता है, और उस कोरोजन की वजह से उसमें छेद हो जाते हैं और जो मटेरियल पेस्ट होता है अंदर वो लीक कर जाता है। इसलिए कहते हैं इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज NH4Cl बीइंग एन एसिडिक सॉल्ट कोरोड द जिंक कंटेनर। जो NH4Cl है अंदर वो एसिडिक होने की वजह से जिंक कंटेनर को कोरोड कर देता है, और उस कोरोजन की वजह से वो सेल हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है या लीक कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसको उसमें लगा के ना रखें, ये लीक भी कर दे, इंस्ट्रूमेंट तो ख़राब ना हो। अब इसमें रिएक्शंस क्या होती हैं, तो इसमें जो रिएक्शंस हैं बच्चों वो ये है, एनोड, एनोड किसका था, जिंक कंटेनर का। उस एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैथोड पर जो NH4Cl का पोस्ट था, उसका NH4 पेस्ट था, उसका NH4 पॉजिटिव आयन, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और फॉर्म किया अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अगर आप कंबाइन करें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसर, ये बच गया जिंक, 2NH3, NH4 पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव, 2NH3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आप जो है ये रिएक्शन यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये आपको रिएक्शंस लिखनी आनी चाहिए इसके अंदर। दूसरा एग्जांपल जो है प्राइमरी सेल का वो है बटन सेल। बटन सेल सिंपल सेल होता है, इसमें स्टील का एनोड होता है, वो एनोड जो है जिंक का होता है। कैथोड जो है इसमें मर्करिक ऑक्साइड एंड कार्बन पेस्ट, इसको यूज़ करते हैं एज अ कैथोड यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है पेस्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी कैपेसिटी होती है 1.35 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ है, कहते हैं जो आपके बटन सेल हैं ये कांस्टेंट, मतलब इनकी लाइफ जो है कांस्टेंट होती है, मतलब ये एकदम से बंद हो जाएंगे, ये नहीं कि पहले स्लो हो घड़ी फिर उसके बाद बंद हो। जैसे नॉर्मल क्या होता है, अगर आप बात करें इसकी जो हमारी वॉल क्लॉक है, तो क्या होती है, पहले स्लो हो जाती है, टाइम लेट दिखाना शुरू करती है, फिर धीरे धीरे बंद होती है। इनके साथ ऐसा नहीं होता, ये जो आपके बटन सेल हैं ये अचानक से रुक जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है बेटा कि देखिए जो इसकी रिएक्शन है एनोड और कैथोड की, एनोड की यहाँ पर जिंक 2OH नेगेटिव आयन गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड प्लस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कैथोड पे HgO प्लस H2O, Hg लिक्विड 2OH नेगेटिव आयन फॉर्म। बहुत सिंपल इक्वेशन है, जिंक एनोड, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैथोड, रिएक्शन कराई, बस ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg बन गया। तो इस रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है, जबकि पिछला केस जो था आपका ड्राई सेल का, उसमें आयन इन्वॉल्व थे, इसलिए ड्राई सेल जो है वो स्लो होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होती है। यहाँ क्योंकि आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन है, कोई भी सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती थी, यहाँ सारे ही सॉलिड है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पहले स्लो हो उसके बाद धीरे धीरे बंद होगी, यहाँ पर अचानक से बंद हो जाती है, कंसंट्रेशन यहाँ पर चेंज नहीं होती। तो ये आपके 2 सेल थे, किसके एग्जाम्पल, प्राइमरी सेल के, कौन कौन से, बटन सेल एंड लेड स्टोरेज, सॉरी आपका जो ड्राई सेल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कौन कौन से इसके सेल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल जो होता है बेटे, सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जिसको आप रिचार्ज कर सकें, यानी कि इसके अंदर जो आप यूज़ करते हैं मटेरियल उसको रीजनरेट कर सकें। द सेल इन विच ओरिजिनल रिएक्शन are regenerated by passing direct current from external source, it is rechargeable, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। अब इसमें पहला एग्जांपल जो है वो है लेड स्टोरेज बैटरी का। लेड स्टोरेज बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसमें, इसके लिए देखिए इसमें एनोड जो है, ठीक है, वो लेड का होता है। अभी कभी आपने अगर देखा हो खोली तो उसमें प्लेट्स होती हैं ऐसे, और इसीलिए कॉस्टली भी होती है क्योंकि लेड वगैरह यूज़ किया जाता है, और सिल्वर वगैरह का थोड़ा सा यूज़ करते हैं इसमें। लेड जो है वो एनोड है,
और कैथोड पे इसमें है लेड ऑक्साइड PbO2, ये है इस पे कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है 30% H2SO4, मतलब डाइल्यूटेड H2SO4 को यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 38% H2SO4, कैथोड लेड ऑक्साइड, एनोड लेड, और ई सेल की वैल्यू इसकी होती है 2.041, मतलब अप्रॉक्स 2 वोल्ट। और इस तरह के जब हम 6 सेल आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपका बन जाता है बैटरी, जो आप यूज़ करते हैं इन्वर्टर वगैरह में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेस स्टोरेज सेल ही है बच्चों, जो आपको पूछा जा सकता है पेपरों में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें रिएक्शन क्या है, बहुत इजी रिएक्शन है याद करना, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। देखिए डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या है, एनोड पे क्या हुआ, लेड था, लेड ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये बन गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। अच्छा, इसमें जो यहाँ पर Pb2 पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, ये सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन है उनके साथ कंबाइन होकर लेड सल्फेट फॉर्म कर जाता है, PbSO4 फॉर्म कर जाता है। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है जो प्लेट पर अटैच होती जाती है। कैथोड पर लेड ऑक्साइड था, सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव आयन, उसने इसे रिड्यूस कराया, बन गया Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। अगेन यहाँ जो Pb2 पॉजिटिव फॉर्म हुआ और फिर सल्फेट के साथ कंबाइन हुआ, PbSO4 बन गया। तो दोनों को ऐड करें, कंप्लीट रिएक्शन क्या है, लेड, लेड ऑक्साइड, एनोड कैथोड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ बन गया लेड सल्फेट प्लस साथ में वाटर फॉर्म हो। तो ये कंप्लीट रिएक्शन होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी कि जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है लेड स्टोरेज बैटरी की, तो जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो मटेरियल एनोड और कैथोड पर, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है लेड सल्फेट, जैसा भी हमने देखा PbSO4 में। और ये जो कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट में, इसकी वजह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 वो कंज्यूम होती है और कन्वर्ट होती है किसमें, वाटर में। और इस वजह से जो डेंस सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका थोड़ा गाढ़ापन कम हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.139 आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.139, इसका मतलब है कि बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है, बैटरी आगे यूज़ नहीं हो सकती। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद रिचार्ज करना हो तो क्या करते हैं, सिंपल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये इसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन और ये इसकी इक्वेशन है, लेड सल्फेट एनोड, H2SO4 एक्वस, ये इलेक्ट्रोलाइट है, PbO2 Pb ये कैथोड है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो रिएक्शन हमने उसमें लिखी थी उसी की रिवर्स रिएक्शन है, बस रिएक्शन को पलट के लिख देना है, आपको मिल जाएगी सिंबल वाली हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से लेड स्टोरेज बैटरी जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, आपको याद रखना है इसको। दूसरा इसका एग्जाम्पल है